नितिन नबीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कुछ देर में पदभार संभालेंगे नितिन नबीन। बीजेपी मुख्यालय में होगी ताजपोशी। सीएम नायब सैनी भी कार्यक्रम में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल। गणतंत्र दिवस पर पंचकुला में होगा राज्य स्तरीय समारोह। राज्यपाल असीम कुमार घोष पंचकुला में फहराएंगे तिरंगा। गुरुग्राम में सीएम नायब सैनी करेंगे ध्वजारोहण। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर जल्द लगेगी लगाम। राव इंद्रजीत बनाम राव नरबीर के टकराव पर बीजेपी सख्त। न्यूज 18 पर बोले मोहनलाल बडौली, जल्द नेताओं से करेंगे बात। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। राहुल गांधी के दौरे से पहले हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी। कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप पर कुलदीप शर्मा का बयान। बोले जिनकी वजह से 4 बार सरकार नहीं बनी वही दे रहे हैं ट्रेनिंग। कैथल में कांग्रेस विधायक ने एसडीएम को थमाया। झुंझुना विधायक ने लगाया दुकानों के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। एसडीएम ने कहा नियमों के तहत हुआ निर्माण। कैथल के बाद यमुनानगर में 2 कश्मीरी युवकों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। कश्मीरियों को धमकाते और जबरन नारे लगवाते दिखे युवक। जय श्री राम बोलने को कहा। हरियाणवी कबड्डी खिलाड़ी शीलू बलहार का पंजाब के पूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना को जवाब। कहा टीके लगाकर नहीं खेली जाती कबड्डी। सिधाना ने लगाए थे खिलाड़ियों पर नशे का इंजेक्शन लगाकर खेलने के इल्जाम। नूह में आवारा कुत्तों का आतंक। एक ही दिन में 28 लोगों को बनाया निशाना। बच्चों और महिलाओं पर सबसे ज्यादा अटैक। जिनमें फिर हुआ 10 बेटियों के बाद बेटे का जन्म। 24 साल बाद पैदा हुए बेटे का नाम रखा दिलखुश। परिवार में खुशी का माहौल। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। आदरणीय नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। पदभार संभालेंगे। कुछ ही देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे नितिन नबीन। तो नितिन नबीन बीजेपी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। लगभग करीब 45 साल की उम्र में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके पद ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं, पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर औपचारिक तौर पर नितिन नबीन आज कार्यभार संभालेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा वो भी शामिल हैं, वो भी पहुंचे हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो भी पहुंचे। तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नबीन। आज कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पद ग्रहण जो समारोह है जो रखा गया है औपचारिक तौर पर आज जो है ऐलान किया जाएगा। ताजपोशी की जाएगी नितिन नबीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। करता हूं कि वो कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नबीन जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। दुष्यंत गौतम जी आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी आदरणीय गडकरी जी का स्वागत करें। और आदरणीय संबित पात्रा जी आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी का स्वागत करें। दो सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिस कॉल देकर प्रथम सदस्यता ग्रहण की। उसके पश्चात 24 घंटे में
भारतीय जनता पार्टी के 80 लाख सदस्य हुए, 50 दिनों में 12 करोड़ 25 लाख सदस्य हुए और आज की तारीख में 14 करोड़ 8 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं। ये जो पूरा संगठन पर्व चला, उस संगठन पर्व के बाद, सक्रिय सदस्यता के बाद पार्टी के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके प्रमुख हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी थे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आगे की प्रक्रिया शुरू करें। डॉक्टर लक्ष्मण जी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, आदरणीय केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी, अन्य महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज का दिन हर्ष का अवसर है, क्योंकि संगठन पर्व के अंतर्गत पार्टी के संविधान के दिशा निर्देश के अनुसार पार्टी का नए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राप्त होने जा रहा है। संगठन पर्व के प्रथम चरण सदस्यता अभियान, जिसमें 14 करोड़ प्राथमिक सदस्य, माने विश्व भर में सबसे बड़ी राजनीतिक दल के नाते उभर के आए हुए हमारे उस पार्टी के हम सदस्य हैं, एवं 12 लाख सक्रिय सदस्य पंजीकृत किए गए। उसके उपरांत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने मुझे डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में तथा श्रीमती रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री नरेश बंसल जी सांसद राज्यसभा एवं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष, और हमारे संबित पात्रा जी संसद राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं समन्वयक उत्तर पूर्व प्रदेश को संगठन के पर्व के द्वितीय चरण के अंतर्गत संगठनात्मक चुनाव की देखरेख हेतु राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। इस नियुक्त को राष्ट्रीय कार्यकारी ने स्वीकृति प्राप्त किया। इसके उपरांत प्रदेश एवं जिला चुनाव अधिकारियों को नियुक्त। तो वहीं राहुल गांधी के दौरे से पहले हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी, कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप को लेकर जो है वो छिड़ी हुई है और इसको लेकर कुलदीप शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। जिनकी वजह से 4 बार सरकार नहीं बनी, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। हरियाणा में 2005 वाली कांग्रेस का पुनर्निर्माण होना चाहिए, ये भी उन्होंने मांग की है। तो ये जो चल रहा है, ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, इसको लेकर अब गुटबाजी भी नजर आने लगी है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो पहले से शुरू से नजर आ रही है, लेकिन अब ट्रेनिंग कैंप पर भी बयानबाजी होना शुरू हो गया है। कुलदीप शर्मा का बयान आया है कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप को लेकर और उनका कहना है कि जिनकी वजह से 4 बार सरकार नहीं बनी, वही ट्रेनिंग दे रहे हैं।
हरियाणा में 2005 वाली कांग्रेस का पुनर्निर्माण होना चाहिए। ट्रेनिंग कैंप हो रहा है कांग्रेस का, चाहे भले ही 4-4 बार हम सरकार ना बना पाए हों, लेकिन ट्रेनिंग भी वही लोग जाके दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम आगे सरकार बनाएंगे। उसमें ऐसा है, चाहे उनके नेतृत्व में कांग्रेस हारी हो, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका हरियाणा में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री में रहे महेंद्र प्रताप के घर कुछ दिन पहले ईडी की रेड पड़ी थी। अब इसी रेड के खिलाफ कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जब फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप के घर गए तो यहां उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है। जिनका उनके घर जो ये कार्रवाई हुई, ईडी कार्रवाई हुई, इसकी हमने उसी दिन निंदा करी थी। और ये जो निंदा की है, ये कोई हमने राजनीतिक वजह से नहीं की, इसके कारण है क्यों हम ईडी की किस कार्रवाई की निंदा करें। 2-3 कारण हैं। पहला कारण भी है, आज इनकी ईमानदारी पे एक उंगली भी नहीं कोई उठा सकता। इनके व्यवहार पर, इस परिवार के आचरण पर पूरा फरीदाबाद गवाही दे सकता है। दूसरा, जो ईडी का खुद का व्यवहार है पिछले 12 साल से, आज देश में ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों पे देश की जनता का विश्वास नहीं रहा, क्योंकि ये केंद्रीय जांच एजेंसियां केवल और केवल सत्तारूढ़ दल के कहीं ना कहीं दबाव में केवल विपक्षी नेताओं को अपने निशाने पर रखती है। और अब जिक्र करेंगे कश्मीरी युवकों के साथ बदसलूकी का। हरियाणा में एक बार फिर कश्मीरी युवकों के साथ बदसलूकी देखने को मिली और इस बार यमुनानगर में कश्मीरी युवकों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। कश्मीरी शॉल विक्रेता जो हैं, जो पहुंचे थे यमुनानगर, उनसे जय श्री राम बोलने को कहा गया। पाकिस्तानी कहकर गांव से भगाने की धमकी दी और कहा कि गांव से भाग जाए। यमुनानगर के कलावड़ गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है जो अब सामने आया है। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें जो कश्मीरी विक्रेता हैं उनको धमकाते लोग नजर आए थे और उन्हें वहां से जाने को कहा था। एक बार फिर से ऐसी घटना सामने आई है यमुनानगर से। इस बार ये घटना सामने आई है जहां पर कश्मीरी युवकों का वीडियो भी बनाया गया। ये वीडियो सामने आ चुका है जिसमें उनको पाकिस्तानी कहा जा रहा है। इसके साथ ही जय श्री राम कहने के लिए भी कहा जा रहा है। कपड़े खोसूंगा यार, कपड़े भी हमारे ये पाकिस्तानी। कोई बात नहीं, बोल दो आज मर्जी, कोई बात नहीं। जबरदस्ती नहीं है भाई, तो भाई देख काम कर, किधर देंगे नहीं, कोई छोड़ी नहीं। तो हिंदू छोड़ते हैं, हिंदू छोड़ दे तो मनु ने दिखना चाहिए आगे का। कोई बात नहीं भाई, अपने को दिख गया ना, क्या ट्रीटमेंट हम बनाओगे फिर। चलो एक टेम्पो दिखना जान नहीं, मैं सुबह छोकरे हो तैयार करूंगा, फिर जावांगे, फिर कपड़े भी खोसांगे हम। ले लो, क्या लेना आपको ले लो। लेना कुछ नहीं है, लेना तो तुम तन्नू लेने वास्ते बुलाया था। कोई बात नहीं है, लेने वास्ते बुलाया था ना, हैं? फिर तन्नू क्या कह रहा? मैं आपके कपड़े खोसूंगा। कपड़े तो हम बाद में खोसेंगे, जो तो हम तो हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदुस्तान का क्या कसम, फिर भी हिंदुस्तान से प्यार हिंदुस्तान कहा तो जय श्री राम बोल। फिर आप मुझे बोलोगे जय श्री राम बोलो, क्यों बोलूं मैं? क्यों नहीं बोल सकता? तो अपना अपना ना, धर्म क्यों नहीं? धर्म कहा था यार, मैं आपको बोलूँगा कल में पढ़ा पढ़ोगे। कल में हम सारे काम करेंगे, जो भी वो काम कराएंगे, ठीक है। जब भी हम काम ही नहीं कर रहे, हम अपने कर रहे, हम किससे बोल लेंगे? तो बात तो सुनो भाई, भारत माता की जय बोल रहे। भारत की जय बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? भारत की जय बोलेंगे, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। माता नहीं बोले, भारत की हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? एक तो होता है
धर्म की बात छोड़ दे, ये तो होता है भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल दे बस। बात सुनो, भारत माता की जय बोल दे ना। मेरी थोड़ी सी बात सुनो यहाँ अंदर में 3 साल हो गए यहाँ गाँव में 3 साल हो गया तो तेरी बात ठीक है, पकाओ पकाओ ठीक है, पर यूँ आगे भी भारत माता की जय बोल भाई, यहाँ अंदर नहीं गया बात सुनो, यहाँ का एक होता है, एक हो गया भारत की जय, हम भारत से प्यार करते हैं, हम भारतीय हैं, फिर भारत माता की जय बोलने में क्या है? इस चीज को कोई नहीं बोल सकता कि हम भारतीय नहीं है, कौन बोलेगा हमें भारतीय नहीं है? किसने? भाई साहब हमें 10-15 साल हो गए। मेरे सहयोगी परवेज खान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। परवेज, सबसे पहले तो सवाल ये पूछूंगा मैं आपसे कि जो ये वीडियो सामने आया है, इसके बाद सामने आने के बाद क्या एक्शन लिया जा रहा है? पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है इस पर अभी तक? बिल्कुल कुलदीप, मैं ये एक वीडियो पर इस मामले में शिकायत नहीं दी गई है और यह मामला थाना छप्पर के गांव कलावड़ का पड़ता है और जहां से ये वीडियो वायरल हुई है। करीब 2 मिनट की इस वीडियो में जो है 2 कश्मीरी युवक थे जो शॉल बेचते हैं। अक्सर यमुनानगर में जो है कश्मीरी जो व्यापारी हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि वो यमुनानगर के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल में भी भारी संख्या में जो है व्यापार करते हैं। और यह कलावड़ का वीडियो है। 2 मिनट के इस वीडियो में जो वीडियो बनाई गई है यह कश्मीरी युवक ने ही बनाई गई है, जिसमें 2 से 3 लोग जो है उनसे बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ना तो व्यापारी की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई है और ना ही जिन युवकों के साथ इनकी बहस हुई है उनकी तरफ से कोई भी शिकायत दी गई है। लेकिन इस वीडियो के बाद जो है तूल जो है मामले ने जरूर पकड़ा है। अलग अलग तरह की बातें जो है वो लोग के द्वारा की जा रही है। इससे पहले भी कैथल में इसी तरह का एक वीडियो सामने आया था जिसकी जो है सोशल मीडिया पर काफी किरकिरी भी हुई थी और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया था और उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इस वीडियो को शेयर भी किया था। और ये जो वीडियो है ये भी लोगों के द्वारा काफी जो है वायरल किया जा रहा है। फिर सामने आया है, संवेदनशील ये पूरा मामला है, क्योंकि जब कश्मीरी विक्रेता यहाँ पर आते हैं सामान बेचने के लिए, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए तो कहीं ना कहीं जो धर्मनिरपेक्ष और राज्य हमारा है, देश हमारा है, उसको लेकर भी सवाल पैदा होते हैं लोगों के इस तरह के व्यवहार से। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए परवेज, क्योंकि इससे पहले भी एक मामला कैथल में सामने आया था और एक बार फिर हरियाणा में अब कश्मीरी विक्रेताओं के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। उधर कैथल के गुला चीका में कांग्रेस विधायक और अधिकारी आमने सामने आ गए। मामला अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ है। प्रशासन की टीम पंचायत समिति की जमीन पर चल रहे कथित अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान कांग्रेस के विधायक देवेंद्र हंस भी वहां पहुंच गए। यहां उन्होंने एसडीएम को झुनझुना थमा दिया और ये कहने लगे कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, इसे बजाते रहो। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। ये विधायक हैं कांग्रेस के जो कार्रवाई करने जो एसडीएम पहुंचे थे, उनके हाथों में झुनझुना थमाते हैं और झुनझुना थमाते हुए कहते हैं कि आपके बस का कुछ नहीं है, आप ये झुनझुना बजाते रहो। पीछे जाओ, जाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपका तो इससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं करी उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। ये भाई ये छड़ो ये झुनझुना पकड़ो और ये आप अपने पास, हाँ झुनझुना पकड़ो, एक मिनट छड़ो, जाते रहो, पीछे जाओ, जाते रहो, और कुछ नहीं होता आपसे। ये झुनझुना पकड़ो और ये आप अपने पास, हाँ झुनझुना पकड़ो, एक मिनट छड़ो, जाते रहो, पीछे जाओ, जाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपका तो इससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं करी उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। भाई के हिसाब से मेरे पास आते हैं लोग भी ऐसे ऐसा करके, बहुत भ्रष्टाचार फैला रखा है इस एसडीएम में। और इस प्रकरण में आपने देख लिया कि जो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो बदल गया। वो जो पहले उस दिन मेरे सामने जो बात करी थी है, अब वो बदल रहा है। उस बयानों से भी मैंने ऐसे कहे नहीं है। हर्ष की पत्रकार के उसमें मैंने ये बयान दिया, अरे मेरे को जो आपने रिपोर्ट दी, जो मैंने फोन पे जो बात करी है, आप उस विषय में आइए। वो और फिर दूसरी बात, दूसरी तीसरी हेर फेर के जो बातें कर रहा था, इससे यही प्रतीत होता था। और हम सब ने मिलकर उसको हाथ में झुंझुना दे दिया, भी तेरे से होने वाला कुछ नहीं है, बस ये बचाते रहो। और अब जिक्र फरीदाबाद का करेंगे, जहां नगर निगम की बैठक में खूब हंगामा देखने को मिला। पार्षद जो थे उनके बीच जमकर कहासुनी हुई। कांग्रेस विधायक रघुवीर तेवतिया नाराज होकर बाहर चले गए। तो ये सारा हंगामा देखने को मिला है। फरीदाबाद का ये पूरा मामला है और नगर निगम की बैठक में हंगामा हो गया। पार्षदों के बीच कहासुनी हो गई। कांग्रेस विधायक रघुवीर तेवतिया इस बैठक से नाराज होकर बाहर चले गए। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। से हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्षगण
प्रभारी, सहप्रभारी और देश भर के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता बंधु, यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि यह महान पार्टी जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला, दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका मिला। आपने सारे देश को समझा। आप सिक्किम के भी प्रभारी रहे, आप छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, जहां आपने सरकार को लाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों को, हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेश अध्यक्षों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आपने पार्टी को चलाने के लिए जिस ताकत के साथ पिछले वर्षों में मेरे साथ मिलकर काम किया और जो मुझे आपने ताकत दी और जमीनी स्तर पर सरकार के कार्यक्रमों को और पार्टी के कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने में आपने जो सहयोग किया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हर पल, हर मौके पर, हर छोटी और बड़ी बातों की बारीकियों को आपने संभाल करके पार्टी को दृष्टि देते हुए कार्य करने का जो सुअवसर दिया और जो आपने ताकत दी, उस कारण से हम इस कार्य को कर पाए। आप देश के प्रधान सेवक होने के बावजूद भी, अति व्यस्त रहने के बावजूद भी
आपने पार्टी की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दे करके पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान जो दिया, उसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये भारतीय जनता पार्टी का विजय यात्रा, विजय रथ चला है, वो बिना रुके हुए आगे बढ़ रहा है। इसका मूल कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को देश के मतदाताओं ने, देश के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के सभी वर्गों ने इस बात को समझा है कि देश अगर आगे बढ़ रहा है और देश सुरक्षित तौर पर आगे बढ़ रहा है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। हमने देखा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हमारी आशा थी, उस आशा तक नतीजे नहीं आए। इस नतीजों ने न सिर्फ पार्टी बल्कि देश के जनमानस को हैरान किया। एक देश के मतदाताओं के मन में कसक पैदा हुई, देश के मतदाताओं के मन में एक टीस पैदा हुई, और आपने देखा होगा कि देश के मतदाताओं ने ठान लिया कि अब कोई भी चुनाव आएगा तो मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद देंगे और देश में पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। मुझे याद है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के हौसले हरियाणा चुनाव में बुलंद थे।